नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये आज की संस्कृत क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णों का उच्चारण स्थान करेंगे। ये आपके हिंदी और संस्कृत दोनों के हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के आते हैं, चाहे वो 9th क्लास से 12th क्लास हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनमें 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। चाहे वो STET हो, CTET हो, UP TET हो, जिस प्रकार का भी टेट हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ये ज़रूर ही पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं पूरे दावे से आपको कह सकती हूँ कि यदि आप ये वीडियो ध्यान से समझ कर देखेंगे तो आपके ये 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसको वर्णों का उच्चारण स्थान शुरू करने से पहले हम वर्णों के बारे में जान लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो शब्दों या ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, क, ख, च आदि जो भी हमारी जो वर्णमाला है, ठीक है। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, यानी जिनका उच्चारण किसी भी सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है, जैसे ए, आ, ई, उ आदि, ठीक है। और व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी व्यंजनों का वर्ण जो उच्चारण है वो स्वरों के बिना नहीं हो सकता, उनको स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। तो जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ट आदि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। बच्चों, वर्णों का उच्चारण स्थान शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के जिन जिन स्थानों को छूती है वे स्थान ही वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं, अथवा मुख के जिन स्थानों का प्रयोग वर्णों या अक्षरों को बोलने के लिए किया जाता है उन्हें वर्णों के उच्चारण स्थान कहते हैं। ये संख्या में 9 हैं। हमारा पहला है कंठ। जो कंठ से बोले जाते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, इसका ये एक सूत्र है बेटा। ये हमारे जितने भी वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, जितने भी हैं उनके सूत्र हैं बेटा। अगर आप इन सूत्रों को याद कर लेते हो तो पूरी वर्णमाला में से कहीं से कुछ भी आपसे पूछेंगे तो उसका जो है उत्तर आप बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। आप मेरे साथ साथ ही इसको याद करने की कोशिश करना। मैं इसको 3 बार बोलूँगी और आप इसको बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलेंगे। इसका सूत्र है अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी अक्कु है, ए यानी ए आ, कु यानी क्वार्ग, क ख ग घ घ, और विसर्ग है से है और विसर्ग। इन सब का उच्चारण किसे किया जाता है? कंठ से किया जाता है और इन्हें कंठ कहा जाता है। अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इन सब में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यानी इन सब का उच्चारण कंठ से किया जाता है। अक्कु है ए आ कु, ये कवर्ग, और है और विसर्जनीय नाम क्या है? विसर्ग। ए आ, कवर्ग, है और विसर्ग, इन सब का जो उच्चारण है कंठ से किया जाता है और इन्हें कंठ ध्वनि कहा जाता है, इनको कंठ कहा जाता है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अगला है तालु से बोलने वाले कौन से हैं? इसका सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। ई से दोनों ई, ठीक है। चू से चवार्ग, च छ ज झ ये, और ये और श सलगम वाला से, ये सब किसे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं और इनको तालव्य ध्वनि कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है। ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। ई और चवर्ग, च छ ज झ ये और श का उच्चारण तालु से किया जाता है और इन्हें तालव्य कहा जाता है, ठीक है। अगला है मूर्धा। इसका सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा।
ऋतु रसानाम, री टू से टवर्ग ट ठ ढ ढ अणे रे और श षटकोण वाला से, ये सब किसे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं और इन्हें मूर्धन्य शब्द कहा जाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टवर्ग रे और श षटकोण वाले से का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है और इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा दंत है। इसका सूत्र है ऋतु लसानाम दंत है, ऋतु लसानाम दंत है। लृ से लृ, तू से तवर्ग त थ द ध न, ठीक है, और ले और से सड़क वाला से, ये इन सब का उच्चारण दंत से किया जाता है, दांतों से किया जाता है और इन्हें दंत्य कहा जाता है। ऋतु लसानाम दंत है, ऋतु लसानाम दंत है। ठीक है, ऋतु लसानाम दंत है। लृ त थ द ध न ओ ले और से, इन सब का उच्चारण किससे किया जाता है? दांतों से किया जाता है, दंत है और इन्हें दंत्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओष्ठ है। ओष्ठ है, ओष्ठ से किया जाने वाला किन का उच्चारण किया जाता है? उपोक्त मान्यानाम ओष्ठौ, उपोप धमान्यानाम ओष्ठौ। उ और पु से दोनों उ और पु प फ ब भ में और उपधमान्य इन सब का ओष्ठ से किया जाता है। दोनों उ और प फ भ में और उपधमान्य प और फ, इन सब का उच्चारण किससे किया जाता है? ओष्ठ से किया जाता है और ये ओष्ठ कहे जाते हैं। ठीक है, इन सब का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है और ये ओष्ठ कहे जाते हैं। उपूप बोलो, उपूप धमान्यानाम, उपूप धमान्यानाम, उपूप धमान्यानाम ओष्ठौ, उपूप धमान्यानाम ओष्ठौ। दोनों उ प फ भ में उपधमान्य और प और फ ओष्ठ से बोले जाते हैं और इन्हें ओष्ठ से बोले जाते हैं और इन्हें ओष्ठ कहा जाता है। अब हम देखेंगे उपधमान्य क्या होता है। उपधमान्य क्या होता है? इसके अंतर्गत प और फ वर्ण आते हैं और वर्णों के उच्चारण से पहले अर्ध विसर्ग जैसा उच्चारण किया जाए तो ये दोनों वर्ण उपधमान्य कहलाते हैं। यानी प और फ से पहले अर्ध विसर्ग आता है तो इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है और ये उपधमान्य कहलाते हैं। उपधमान्य यदि अलग से आ जाता है ऑप्शन में, वो कि प और फ किसे बोले जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं और उपधमान्य दिया जाता है, तो उसका आंसर ये आप उपधमान्य लिखेंगे कि ये उपधमान्य हैं। ठीक है, और ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। या उसमें आ जाए कि उपधमान्य का उच्चारण कहाँ से होता है तो आप ओष्ठ से लिखेंगे। ठीक है, उपधमान्य कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत प और फ वर्ण आते हैं। ठीक है, वर्णों के उच्चारण से पहले अर्ध विसर्ग जैसा उच्चारण किया जाए तो ये दोनों वर्ण उपधमान्य कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होता है। ठीक है, आगे है नासिका च। नासिका च, यम गणानाम नासिका च, यम गणानाम नासिका च, और नासिका से। यहाँ च किस लिए लगाया है कि हमने पढ़े कवर्ग खवर्ग कवर्ग चवर्ग, ये आगे हमने ऊपर पढ़े हैं। वो क्या है? उनके जो पांचवें वर्ण हैं उन सब का उच्चारण अपने वर्ग से तो होता ही है, जैसे कंठ तालु, ठीक है, उनका अपने वर्ग से तो उच्चारण होता ही है, उनका उच्चारण नासिका से भी होता है। यदि दोनों आ जाए तो हम जो वर्ण के पांचवें अक्षर हैं य म ग अण और न, और ये सब क्या है? नासिका से इनका उच्चारण होता है और ये नासिक कहलाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझाए क्या है हमने पढ़े, क्या पढ़े हमने? तालु पढ़ा, कंठ पढ़ा, जैसे कवर्ग,
यहाँ पे गए हैं, ये इसे कंठ से तो बोला ही जाएगा, लेकिन नासिका से भी बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अण है, ये किसे बोला जाएगा? ये तालु से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जाएगा। यहाँ अण है, ये मूर्धा से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जाएगा। यदि दोनों में से एक ऑप्शन है तो आप जो यदि वर्ग की आई हुई है तो वो लिखेंगे, और यदि नासिका आया हुआ है तो आप नासिका करेंगे, और दोनों आया हुआ है तो आप दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी मान लो कै का आया है तो आप कवर्ग का ये आया है, ग आया है, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे? कंठ भी लिखेंगे और नासिका भी लिखेंगे। आप दोनों भी लिख सकते हो, और दोनों में से एक आया है तो एक भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो नासिका च, इसका सूत्र है यम ग अण नानाम नासिका च, यम ग अणानाम नासिका च, यम ग अण नानाम नासिका च। इनका क्या है? यम ग अण और न और अनुनासिक, ये नासिका कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक है, अनुनासिक क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे ए, आ, ई। ठीक है, अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो जिनका उच्चारण स्थान दो जगह से होता है, वो कौन कौन से हैं अब वो हम देखेंगे। दो स्थानों से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं? कई ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो स्थानों से होता है, जैसे कंठ और तालु। ए अदई तौ कंठ तालु, अदई तो कंठ तालु। इसका सूत्र क्या है? याद कीजिए, अदई तो कंठ तालु, अदई तो कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से किया जाता है। ठीक है, ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से किया जाता है। ये क्यों किया जाता है मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। अदई तौ, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एत है प्लस एत आता है, तो इसे क्या बनेगा? यानी तय का जब हम इसको जोड़ेंगे तो तीसरा हो जाता है अपने वर्ग का, तय था द हो जाता है, इसलिए अदई बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं इसको विच्छेद करेंगे तो एत है प्लस एत। ठीक है, एत प्लस एत हो जाता है, यानी दो है ये। अब ए किससे मिलकर बनता है? ए प्लस ई, ए प्लस ई से ए बनता है, और ए प्लस बड़ी ई से आई बनता है। ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, और ई का स्थान कहाँ है? तालु है। इसलिए इन दोनों को हम कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोल लेंगे। ठीक है, यहाँ ई आएगा। ठीक है, ए का ए और आई किससे बनते हैं? ए और ई से मिलकर बनते हैं दोनों। ठीक है, ए और ई से ए, और ए और बड़ी ई से आई बनता है, और ए कंठ से बोला जाता है और ए तालु से बोला जाता है, इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा? कंठ तालु या कंठ तालव्य। समझ में आया? अब आगे हम बढ़ते हैं। कंठ ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं? ओदौत्तो कंठ ओष्ठम, ओदौत्तो कंठ ओष्ठम। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से किया जाता है, और इनको कंठ ओष्ठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कंठ ओष्ठ। ओदौत्तो कंठ ओष्ठम। क्या है इसका सूत्र? ओदौत्तो कंठ ओष्ठम। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से किया जाता है। अब इसका क्यों किया जाता है दोनों से? ये ओ किसे बनता है? ए प्लस ऊ से ओ बनता है, ए प्लस ऊ से औ बनता है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? अभी ऊपर बताया था, कंठ है, और ऊ का कौन सा है? ओष्ठ है। तो दोनों का, अब दोनों से बने हुए शब्द का उच्चारण भी दोनों स्थानों से होगा। किससे होगा? ओ का और औ का किससे होगा? कंठ ओष्ठम। और ये क्या कहलाएंगे? कंठोष्ठ है। समझ में आया? ठीक है, ए का उच्चारण
कंठ से, और ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, और इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान दोनों का क्या होगा, कंठोष्ठ से होगा, और ये कंठोष्ठ है कहलाएंगे। अब है दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान कौन सा है, दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, और इसे दंतोष्ठ है कहते हैं। वकार, व का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंतोष्ठम। व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से होता है, और इसे दंतोष्ठ है कहते हैं। जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूलम क्या है, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, इसका सूत्र याद कीजिए, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम। जिह्वा मूल्य में कौन से शब्द आते हैं, क और ख आते हैं। इसका उच्चारण स्थान हमने ऊपर क्या पढ़ा था, कंठ पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अलग से इसका पूछा जाएगा तो हम इसको जिह्वा मूलम बोलेंगे, यानी जिह्वा के मूल से आगे से बोलने वाले जो शब्द हैं वो जिह्वा मूलम होते हैं। इनको जिह्वा के मूल से कब बोलेंगे, यदि क या ख से पहले विसर्ग हो तो क या ख का उच्चारण, जैसे दुख में ख से पहले विसर्ग आए हैं तो ख का उच्चारण जिह्वा मूल्य हो जाता है, और इनका उच्चारण जिह्वा के मूल से किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए बिल्कुल लिख दिया है, ताकि आपको सुनने में ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप पढ़कर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। यदि क या ख से पहले विसर्ग हो तो क या ख का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्य हो जाता है, और इनका उच्चारण जिह्वा के मूल से किया जाता है, और सामान्य परिस्थितियों में इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, कंठ से होता है, ठीक है। समझ में आया। आगे है नासिका। नासिका ये वैसे तो ऊपर बता दिया था, फिर भी दोबारा से बता देती हूँ कि जो भी अनुस्वार होता है, अनुस्वार किसी भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो उसका उच्चारण स्थान नासिका से होगा। और वर्ग के 5वें अक्षर यम ग न, इन सब का जो भी वर्ग का 5वां अक्षर है उनका स्थान भी नासिका होता है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, नासिका होता है। तो ये था आपका टॉपिक वर्णों का उच्चारण स्थान। आशा करती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मेरे पास टेलीग्राम भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। और आपको वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।